अस्सलाम वालेकुम। 3 सवाल दिए थे कल। पेज नंबर क्या था? 487 किताब का या पीडीएफ का? किताब का 487, so it might be around 490, like ये मौला बख्श और इसके पीछे वाला सवाल भी था। इससे ऊपर वाली भी थी। ये वाली। ओके, मैंने आपको ये साइन किया था वेटेड एवरेज से। बताइए कोई सवाल आपकी तरफ से? जो आज पहले दिन है, जाहिर है उनसे नहीं पूछ रहा। जाहिर है जो लोग अभी आ रहे हैं या लेट बहुत ज़्यादा आए हैं, जिनके भी कुछ मसाइल हैं, एक यही प्री FAR 1 नया शुरू हो रहा है कल शाम 6:30 बजे से। कल शाम को 6:30 बजे से ऑनवर्ड, आई मीन फिर वो भी डेली होगा। तो चंद दिनों में उसको किसी तरह क्लोज करेंगे। बट आप में से कोई बहुत देर से आया है या कोई और आना चाहता है तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन? ओके, ये आपने दोनों तरह से कर लिया था सवाल, ये जो पीछे मैंने दिया, परपेचुअल से भी और पीरियोडिक से भी? ओके, ये भी हो गया। इसको भी वेटेड एवरेज से ही किया? ओके, इसमें किसी का कोई सवाल? ये हुआ है कोई नहीं, 2-4 लोग करके आए हैं, उन्होंने कह दिया किया, बाकी सारे चुप करके उसी दल्ले में कर रहे हैं। ठीक है, सबकी निकल जाएगी। ठीक है, हो गया हो गया ना। तुसी वेख्या भी नहीं कर जाके ये ओके। और फिर सेकंड के ऊपर क्या हुआ? किया करना। देखेंगे, इन्होंने किया है, कर ही लेंगे। हाँ, लेट आए थे। आपने तो माशाल्लाह फड़का दी है। आपको वैसे ही सारा नहीं, कोई नहीं है। नहीं, आता है ना, फिर भी कर लेना चाहिए जी। क्लास ही नहीं थी, फिर किया वही वाला किया, तो फिर ये वाला जो सवाल आगे दिया था, लेट हो गया था। कब? अभी? यानी मेरा मतलब है कि कल आज में ही या पिछले साल? अच्छा, वेरी गुड, कर लिए। किस सवाल में से? ओके, नहीं लाजमी नहीं है, बट विल डिस्कस, हमने करना है। आता है क्या? कॉन्फिडेंस होता है, बता कहते हैं आंदा है मैनू। कर ली मैंने। कब? कब करेंगे? आज से करेंगे, ये बड़ी इससे बड़ा कितना? कल से इंशाल्लाह, कहते हैं दिन पहले।
आपका तो साल भी पहला नहीं है। जी वक्त ही नहीं मिला, किया नहीं है, वक्त नहीं मिला। फर्स्ट लेक्चर था कल, तो कख नहीं समझ फिर आपको, क्वेश्चंस नहीं मिले। जो करना है करो, नहीं करना कसम को। ओके, इसमें कोई सवाल नहीं है, और इसमें मेरा ख्याल है बताने वाली कोई बात भी नहीं है खास। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू मेसर्स मौला बख्श, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 40 यूनिट का, 400 रुपए के हिसाब से पर यूनिट। इसी तरह फिर परचेज आ गई, परचेज है, परचेज है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, फिर परचेज है। तो हमारे पास ये सिंपल डाटा है, वैसे ही जैसे कल देखा था। नई बात क्या है, वो कहता है कि परचेज रिटर्न भी है। वो कहता है कि कुछ शॉर्टेज हो गई है, आपको याद होगा कल मैंने सवाल में कटवा दिया था, और कुछ ड्राइंग हो गई है। और एट द एंड ऑफ द मंथ the estimated selling price of the product A was 300 and the cost of realization was 150। तो पूछा जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक की और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाल दीजिए। अभी जो हमने कल पढ़ा था मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, यानी उसी तरह से सवाल को हल कर रहा हूँ, फिर मैं उसी में ही वेरिएशन लेके आगे बात को बढ़ाऊंगा। अपनी आसानी के लिए मैं इसकी फोटो, आपको अगर ग्रुप में चाहिए तो मैं वहां पे भेज देता हूँ। ग्रुप में बड़ा सुकून चल रहा है आजकल, क्या चक्कर है? हाँ जी, वो ओके, ठीक। ओके, सो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको ग्रुप में भी डाल दिया है, तो हम आसानी से अब यहीं पे रह के सवाल हल कर लेंगे, यहाँ से देख लेंगे। इसको अभी हम करने लगे हैं पीरियोडिक से, और पीरियोडिक में करने लगे हैं वेटेड एवरेज से। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, फिर परचेजेस हैं, फिर परचेजेस हैं, फिर परचेजेस हैं, और फिर परचेज रिटर्न है। चालीस यूनिट, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट्स, 200 यूनिट और 100 यूनिट, और इनके रेट्स हैं पर यूनिट 400, 500, 300, 700 जी।
अच्छा मैं देखता हूँ 300 फिर 700 300 700 और फिर 400 400 और फिर 100 यूनिट जो रिटर्न हुए हैं वो 9 जनवरी वाले हैं। 9 जनवरी को जो परचेज हुई थी वो 400 के हिसाब से हुई थी। ओके, तो मेरे पास यूनिट भी आ गया, का रेट भी आ गया और फिर उसकी अमाउंट निकल आएगी। तो ये कितना हो गया? 16,000, 50,000, 60,000, 2,10,000, 80,000 और 40,000 और ये रिटर्न है। तो 40, 250, 310, 360, 376 और यूनिट हो गए 4, 6, 740। तो 376 को 740 पे डिवाइड कर दें। 508.11 ओके। तो 508 रुपए 11 पैसे की हमारी वेटेड एवरेज निकल आई है पीरियोडिक, पूरे महीने की, एक महीने की एवरेज निकल आई है। अब हमारे पास यूनिट्स का हिसाब किए लेते हैं। कुल यूनिट ओपनिंग जमा परचेज हमारे पास कितने हैं? 740। इसमें से सोल्ड यूनिट कितने हैं, बेच कितने दिए? हमने 50 यूनिट एक बेचे, फिर 10 यूनिट एक बेचे, 200 यूनिट एक बेचे, 100 यूनिट वापस आ गए, बस। ओके, इसका टोटल हुआ 160। ओके, 160 यानी कि तो 740 यूनिट हमारे पास थे, 160 सेल हो गए, तो हमारे पास बचे 580। ये क्या है? ये यूनिट हमारे पास बच गए हैं। उसमें से 10 यूनिट की शॉर्टेज हो गई है और 5 यूनिट की ड्राइंग हो गई है। शॉर्टेज हो गई है 10 यूनिट की और ड्राइंग हो गई है 5 यूनिट्स की। तो 15 और निकल गए, तो हमारे पास बचे 565। ओके, ये है स्टॉक। अब हमारे पास 565 यूनिट बच गए। अब ये जो हमने वेटेज निकाली है, इसकी बुनियाद पे हम वर्कआउट करेंगे कि हमारे स्टॉक की कॉस्ट क्या है, ड्राइंग की वैल्यू क्या है, शॉर्टेज की वैल्यू क्या है और जो गुड्स सेल हो गई उसकी वैल्यू क्या है। यही एवरेज लगा देंगे इसको। हमारे पास एवरेज है 508 से 11, तो 508.11 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 508.11 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 508.11 से इसको मल्टीप्लाई कर दें और 508.11 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास अलग अलग वैल्यू निकलेंगी। ये क्या निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल। ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज और ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ ड्राइंग और ये निकलेगी आखिर में कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ये निकलवा दें तो उसके बाद मैं आपकी बात सुनता हूँ। 160 इंटू 5 वो 8.11, 81297। ये तो 50811 ठीक है। आगे चलें। 2,540, 2,540 और 565 इंटू दिस 2,87,082, 2,87,082 रुपए।
तो ये है आपकी स्टॉक की वैल्यू, ये है आपकी ड्राइंग की वैल्यू, ये है शॉर्टेज की वैल्यू और ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी वो देखिए, वो राउंडिंग आपका फर्क हो सकता है, जैसे हमने 508.1 के आगे कुछ होगा जिसको राउंड करके 11 कर दिया। नहीं वो तो एक डिफरेंट तरीका है ना, वो तो परपेचुअल है, हमने तो पीरियोडिक किया है। पीरियोडिक का तरीकाकार क्या है कि आप उस पूरे पीरियड में होने वाली परचेजेस को और ओपनिंग को सम करेंगे, एक वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, वो वेटेड एवरेज उस पूरे पीरियड में होने वाली सेल, ड्राइंग, शॉर्टेज उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। जो आप बात करें वो तो दूसरा तरीका। बताइए इसमें कुछ सवाल, कोई मुश्किल बात? आपके पास टोटल पूरे महीने में यूनिट कितने अवेलेबल हैं? 40 जमा 100 जमा 200 जमा 300 जमा 200 नफी 100, यही है। तो कुल कितने यूनिट है आपके पास? 740। इस 740 यूनिट कितने रुपए के हैं? 3 लाख। तो एक यूनिट की एवरेज निकाल दीजिए, 376 तक ही 7 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, गलत तो नहीं किया कहीं? यहां तक बात क्लियर है? ये हमने किया है वेटेड एवरेज पीरियोडिक से। ओके, अभी इसमें एक नया काम आप करने लगे हैं। ये जो इन्वेंट्री है इसकी वैल्यू को हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में डिस्क्लोज करना है। जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसके अंदर हम इन्वेंट्री की वैल्यू को प्रेजेंट करते हैं, हम दिखाते हैं कि इतने के हमारे पास एसेट्स पड़े हुए हैं। और इन्वेंट्री कौन सी तरह का एसेट है? करंट एसेट है। वहां पे ये कितने से दिखाएंगे? अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया कितने का, 2,87,082 रुपए का हमने निकाला है स्टॉक, ऐसे ही है। ये कॉस्ट है मेरी इन्वेंट्री की, यानी जो माल नहीं बिका, जो बच गया है मेरे गोदाम में पड़ा हुआ है, इसकी कॉस्ट क्या है? 2,87,082 रुपए। तो क्या इतने से ही जाके इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखा दूं? तो IAS 2 ने उसके ऊपर फर्दर गाइडलाइन दी है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे तो इन्वेंट्री को कॉस्ट पे नहीं दिखाएंगे, बल्कि NRV और कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे, और जो इनमें से छोटी अमाउंट होगी उस अमाउंट को जाके आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाएंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट क्या है? अभी हमने निकाली है, ये कॉस्ट है 2,87,082 रुपए। अब सवाल है कि NRV क्या होगी। तो अब इस वक्त जो बात हम पढ़ने लगे हैं वो ये है कि NRV क्या होती है। NRV एब्रीवेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू से, हमने NRV का जो एब्रीवेशन निकाला ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू से निकाला। नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर आप अंग्रेजी के आम इस्तेमाल को सामने रखें तो मतलब तो वाज़ेह हो रहा है। रियलाइजेशन का मानी हमने पढ़ा था कुछ शुरू में, याद है? जो हमें रिकवर हो जाना है, जो हमें हासिल हो जाना है। जब आप किसी बेनिफिट को हासिल कर लेते हैं तो हम कहते हैं वो रियलाइज हो गया। रिसीव करना एक जरा डिफरेंट मानों में होता है। रिसीव करने का मतलब आमतौर पर लिया जाता है कि जैसे फिजिकली कोई चीज वसूल हो रही है। रियलाइज होने का मतलब ये होता है कि उसका बेनिफिट जिस भी फॉर्म में रिकवर होना था वो हो गया। मिसाल के तौर पे ये जो ट्यूबलाइट चल रही है, ये इस वक्त चल रही है ना, तो इसका बेनिफिट रिकवर हो रहा है।
हालांकि रिसीव वाली फील मौजूद नहीं है इसके अंदर कि इससे कोई पैसे थोड़ी आ रहे हैं मुझे, लेकिन इसका जो काम था ये वो कर रही है, इसका मतलब है मुझे बेनिफिट मिल रहा है। इसका यही काम था ना कि वो रोशनी दे, तो दे रही है, बेनिफिट मिल रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, द बेनिफिट इज बीइंग रियलाइज्ड, दैट इज व्हाई द वर्ड रियलाइज्ड इज यूज्ड, नॉट रिकवर्ड, नॉट रिसीव्ड, राइट। हम आम अंग्रेजी में क्या देते हैं, रिसीव भी कह देते हैं, रिकवर भी कह देते हैं, बट अकाउंटिंग ने इसके लिए जो सही लफ्ज इस्तेमाल किया वो है रियलाइज्ड। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स किसी एसेट के रियलाइज होते हैं, रिसीव नहीं होते, राइट। रिसीव भी हो सकते हैं, यानी जाहिर है आप रेंटे कार चलाते हैं, गाड़ी है उसको चलाते हैं, उससे पैसे लेते हैं, रिसीव कर रहे हैं, बट रिसीव एक जरा महदूद लफ्ज है, रियलाइज अकाउंटिंग का एक ब्रॉडर सेंस का लफ्ज है, तो हम वो वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि इस इन्वेंट्री की, इस स्टॉक की वो वाली वैल्यू जो हम रियलाइज कर सकते हैं। कौन सी वैल्यू रियलाइज कर सकते हैं, जितने का बिक जाएगा वो रियलाइज कर सकते हैं। इन्वेंट्री की तो आमतौर पर यही हालात होते हैं। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान डाल ली है और उसमें आपने पंखे लगा दिए बेचने के लिए, पंखे रख दिए बेचने के लिए, तो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी भाई, कितने के बिक जाएंगे, कितने के बिक जाएंगे, वो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। हम 30th और 31st और जो भी डेट है हमारी ईयर एंड की, उस डेट पर खड़े होकर हम सोच रहे हैं कि यार इस वक्त मेरे गोदाम में ये जो माल पड़ा हुआ है इससे कितने पैसे रिकवर हो जाएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये बात कहने की जरूरत क्यों पेश आई स्टैंडर्ड को, इसीलिए कि एसेट जरूरी नहीं है कि जितने पे हमने खरीदा हो आज उसकी वर्थ भी उतनी ही हो, कम भी हो सकती है। आपने एक एसेट खरीदा 50,000 रुपए का और फिर वो किसी वजह से नहीं बिक सका कुछ अर्सा, और टेक्नोलॉजी बदल गई और नई टेक्नोलॉजी की आइटम आ गई और पुराने वाले के रेट आधे रह गए। अब आपने वो चीज 50,000 की खरीदी थी, मार्केट में तो वो 32,000 की बिक रही है। अब मैं कैसे कह दूं कि मेरा एसेट 50,000 रुपए का है। एसेट क्या है, एसेट को कैसे डिफाइन करते हैं, एसेट शुरू में पढ़ा था, एसेट इज अ रिसोर्स which from which it is probable that economic benefit will flow to the entity, right? Asset is a resource controlled by the entity from where we anticipate, from where it is probable that economic benefit will flow to the entity. अब अगर एक एसेट जो मैंने 50,000 का खरीदा था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यार 50 से तो ज्यादा ही पैसे लेके आएगा ना, तो मैं कह रहा था ये मेरा एसेट है 50,000 रुपए का, क्योंकि इससे कम से कम 50,000 रुपए के बेनिफिट्स फ्लो करने की, मिलने की एक्सपेक्टेशन थी। मार्केट में रेट टूट गया है, ये चीज 32,000 की बिक रही है। अब अगर मैं इसको 50,000 से लिखूं अपना एसेट, इसका मतलब है मैं ये कह रहा हूं कि इससे मुझे 50,000 के इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर होंगे, नहीं ये तो नहीं होंगे, ये तो अब बिकेगा 32,000 का। इसका मतलब है कि मैंने भले जितने का मर्जी खरीदा था, आज इसके बेनिफिट 32,000 से ज्यादा के नहीं है, तो फिर मैं इसको 50,000 का कैसे दिखा दूं, फिर तो गलत बयानी हो गई। किसी ने, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, आपने एक नया कारोबार शुरू किया, उसके लिए आपने एक जमीन खरीदी कि हम ये जमीन खरीदेंगे फिर इसके ऊपर कोई बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। ये जमीन आपने खरीदी लेट से 50 करोड़ रुपए की। अब ये आपकी बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितने से नजर आएगी, एसेट के तौर पर कितने से नजर, 50 करोड़ रुपए से। फर्ज किए लेते हैं कि थोड़े दिनों बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दे दिया कि फलां इलाके की जमीन जो है वो गवर्नमेंट अपने कब्जे में लेने लगी है, और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपको पैसे दे देगी। यानी जाहिर है जिसकी जमीन होगी, जमीन कब्जे में ले लेगी और उसको पैसे दे देगी, और पैसे देगी गवर्नमेंट अपने रेट के हिसाब से। ठीक है, अब जो जमीन आपने 50 करोड़ की खरीदी थी, वो उस नोटिफिकेशन के तहत अब 30 करोड़ से ज्यादा उसकी रिकवरी नहीं आनी। अब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाता हूँ और उसमें लिखता हूँ मेरी फाइनेंशियल पोजीशन 50 करोड़ रुपए की, तो मैं ठीक लिख रहा हूँ, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन 50 करोड़ की नहीं है, अब वो 30 करोड़ की है, क्योंकि 30 से ज्यादा मिलना ही कुछ नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कितने का खरीदा था अब इररिलेवेंट हो गया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ से रिकवरी कितनी आनी है, रिकवरी तो आनी है 30 की सिर्फ। इसका मतलब इससे ज्यादा का अगर मैं एसेट दिखाऊंगा
तो क्या करूंगा, मिस रिप्रेजेंटेशन करूंगा, मिस स्टेटमेंट करूंगा, गलत बयानी करूंगा, लोगों को धोखा दूंगा। किसी शख्स को कहूंगा कि यार देख मेरे पास 50 करोड़ की जमीन है, तो मुझे कर्जा दे दे 40 करोड़ का। तो अगर वो मुझे दे देता है तो उसको मैं डबो दूंगा। जाहिर है कि 50 करोड़ की चीज दिखा के मैंने 40 करोड़ का लिया कर्जा, वो चीज ही 30 करोड़ की है। कल को मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार मेरे तो हालात बहुत खराब है, मर गए, लुट गए, डूब गए। वो कहेगा मैं आपकी जमीन नीलाम कर दूंगा। मैं कहूंगा कर दे। नुकसान हो गया ना उसे। क्यों? क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड थी। जाहिर है बैंक भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि मेरे कहने पे दे देगा वैसे, लेकिन मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में अगर एसेट अपनी सही रिकवरेबल अमाउंट में नजर नहीं आएगा तो ये एक मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। तो ये बहुत जरूरी था कि स्टैंडर्ड भी ये वाली बात बयान कर देता। तो उसने कह दिया, उसने कहा देखो जितने का तुमने खरीदा ठीक है, तुम्हारी कॉस्ट इतनी थी, लेकिन आज उससे रिकवर कितने होंगे बेनिफिट। अगर वो कम रिकवर हो रहे हैं तो तुम्हारा एसेट अब उतने का नहीं रहा जितने का तुमने खरीदा था, उसको घटाओ। इसीलिए लोअर का टर्म इस्तेमाल हुआ है। तो अगर आपने एक चीज खरीदी थी 2,80,000 की, लेकिन आज मार्केट में वो सिर्फ 2 लाख रुपए की बिक रही है, तो इसका मतलब है अब आपका एसेट असल में सिर्फ 2 लाख की वर्थ रखता है, इससे ज्यादा उसकी कोई वर्थ नहीं है। तो फिर इसको 2 लाख पे दिखाओ, 280 पे मत दिखाओ। अच्छा, लेकिन आपने एक एसेट खरीदा था 280 का और मार्केट में 4 लाख का बिक रहा है, तो क्या मैं 4 पे दिखा दूंगा? नहीं, तुमने तो 2 का खरीदा ना, जितने का तुमने खरीदा तुम उतने पे ही दिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम इसको 280 को 4 पे दिखा दोगे तो नतीजा क्या निकलेगा? 1,20,000 का नफा निकल आएगा। बेचा तुमने है नहीं, सौदा भी हुआ नहीं, नफा तुमने पहले बुक कर लिया। क्योंकि तो तुम्हें नफा होगा ना, अभी कौन सा आपको नफा एक्चुअली हो गया। इसलिए अभी तुम नफा रिकॉर्ड ना करो, अभी तुम इसको 4 लाख पे रिकॉर्ड ना करो, अभी ये 280 पे ही रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गई ये चीज, फिर तो तुम्हें नुकसान हो गया है। अब ये बिका है या नहीं बिका है, नुकसान हो गया है। फर्क है ना दोनों बातों में। एक चीज 280 की मैंने खरीदी है और ये 4 लाख की बिक जाएगी, ये नफा कब होगा? जब एक्चुअली सौदा होगा। अच्छा, एक चीज मैंने 280 की खरीदी है, मार्केट वैल्यू डूब गई है इसकी, ये लाख रुपए का बिक रहा है। अब ये बिका है या नहीं बिका है, नुकसान मुझे हो गया है, नुकसान मुझे हो चुका है, क्योंकि चीज की वैल्यू गिर गई। इसीलिए नुकसान वाली साइड पे वो कह रहा है तो वो फौरन रिकॉर्ड कर लो। दैट इज वाई लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की बात हुई। अब ये एनआरवी कैसे निकालेंगे? एनआरवी निकालेंगे एस्टिमेटेड सेल प्राइस लेस कॉस्ट टू सेल। जितने का मैंने बेच लेना है माइनस इसको बेचने पे अगर मेरी जीएफसी को पैसे लग जाने हैं तो वो डिडक्ट करेंगे, तो नेट कितने पैसे मुझे मिलेंगे वो सामने आ जाएगा। तो अगर मेरा एसेट जो है वो 2,80,87,000 का मैंने खरीदा है, लेकिन ये बिक जाएगा लेट से 3 लाख रुपए का, अलबत्ता इसको 3 लाख रुपए का बेचने के लिए मुझे किसी को 10% कमीशन देना पड़ेगा, उसके बगैर ये बिकता नहीं है। तो फिर मुझे नेट कितने पैसे रिकवर होंगे? 2,70,000। 3 लाख का बिक जाएगा और 10% 30,000 मुझे कमीशन देना पड़ेगा, तो नेट मुझे कितने पैसे रिकवर होंगे? तो ये चीज जो मैंने 2,87,000 रुपए की खरीदी है, इससे मुझे 2,70,000 से ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट रिकवर नहीं होना। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो असल में एसेट की वर्थ है वो 270 है। तो IS2 मुझे कहता है कि आप which is NRV, so this 270,000 and this 287,000, whichever is lower, 270,000, मैं 270,000 पे जाके इसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करूंगा। तो जब क्वेश्चन मुझसे अगर ये पूछे कि फाइंड आउट और कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, तो कॉस्ट तो यही है 2,87,000, लेकिन जब वो मुझसे ये कह दे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे प्रेजेंट होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे प्रेजेंट होगा। तो मैं ये भी कैलकुलेट करूंगा, मैं ये भी कैलकुलेट करूंगा, और दोनों में से फिर जो छोटी अमाउंट होगी वो अमाउंट को कहूंगा ये है वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी प्रेजेंटेड इन दी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
ये देखें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ, उसने कॉस्ट नहीं मांगी, उसने ये नहीं कहा कि फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसने कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इट्स द वैल्यू व्हिच विल बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब अंडर व्हाट मेथड वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि चलो वेटेड एवरेज पे करते हैं या फाइफा पे करते हैं या पीरियोडिक से करते हैं, परपेचुअल से करते हैं, मैं उसको नहीं अभी कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो जब ये बात लिखी हुई आई है, इसका मतलब है कि मुझे कॉस्ट भी निकालनी होगी, एनआरवी भी निकालनी होगी, और फिर दोनों में से जो छोटी अमाउंट है दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। जाहिर है अगर किताब में या सवाल में एनआरवी की कोई बात बताई ही नहीं गई है तो फिर मैं कॉस्ट को ही वैल्यू डिक्लेयर करूंगा। तो अगर सवाल में मुझे कॉस्ट का डाटा दे दिया जाए और एनआरवी का डाटा ही ना दे तो फिर मैं एनआरवी कैसे निकालूंगा, मैं बस कहूंगा ठीक है यार ये कॉस्ट की वैल्यू है। लेकिन इस सवाल में उसने डाटा दिया हुआ है, उसने बता दिया है कि एट द एंड ऑफ मंथ द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ए वाज 300, यानी ये जो प्रोडक्ट है, ये जो ऊपर हमने खरीदी है, इसको अगर हम बेचें तो ये 300 रुपए की बिक जाएगी। और इसके पैसे रिकवर करने पे 150 रुपए लग जाएगा। तो सवाल ने कह दिया ऐसे होता तो नहीं है कि 300 की बेच के 150 खर्चा आ जाएगा रिकवर करने पे, तो रिकवरी में तो 5-7-2% ही खर्चा आता है। बट चले, तो इसका मतलब है कि एनआरवी इसकी इस तरह से कंप्यूट हो जाएगी कि रियलाइजेबल बेनिफिट क्या है, ये कितने का सेल हो जाएगा, लेस इसको सेल करने पे क्या कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। कोई सवाल तो बताइए। कोई क्वेश्चन है तो बताएं। वालेकुम अस्सलाम। वो कोई 7 तारीख है, एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह। जी कर तो सकता हूँ। अच्छा मैं भी आता हूँ, एक मिनट दीजिएगा, मैं इसका रीकैप दे दूँ। हमने क्या किया, हमने पीरियोडिक के तरीके से करने के लिए ओपनिंग और सारी परचेजेस जो हैं उनको सम किया, नेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी निकाली, उसकी कॉस्ट निकाली, डिवाइड किया, एक पूरे पीरियड की वेटेड एवरेज निकल आई, उस पूरे पीरियड की वेटेड एवरेज को उस पीरियड के अंदर होने वाली सेल, शॉर्टेज, ड्राइंग, स्टॉक, उस सारे से मल्टीप्लाई किया तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज निकले। और फिर आपने हमने कॉस्ट को एनआरवी से कंपेयर किया तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अगर यही चीज मैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना चाहूं या फॉर्मूले की शक्ल देना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू व्हाट, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। ऑफ कोर्स ये नेट परचेज है, इनमें अगर कोई परचेज रिटर्न हुई है तो इसमें से डिडक्ट कर देंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस स्टॉक लॉस्ट, लेस stock withdrawn, less other withdrawn by owner, lost abnormally,
लेस अदर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, अगर और किसी जगह स्टॉक इस्तेमाल कर दिया तो नेट रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल। हो सकती है, अभी मैंने उस बात पर डिस्कस नहीं किया। ठीक है, ले लो, मैं सही करके। अदर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक तो देखिए किसी भी और भी जगह इस्तेमाल हो जाता ना। जैसे मिसाल के तौर पे आप, अभी मैंने आपसे कारोबार शुरू कराया था, कौन सा? पंखों का। आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, पंखे रखे हुए हैं, पंखे आप बेचते हैं। फिर आपकी अपनी दुकान में एक पंखा खराब, क्या नाल दे तो पंखा पड़ के लिया नहीं, आपने अपनी दुकान दिया, तो वो पंखा जो पहले इन्वेंट्री था वो क्या बन गया? प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। वो पंखा जो पहले इन्वेंट्री था अब वो आपका यूजेबल एसेट बन गया। अब आप नहीं रहा ना, अब वो इट इज नॉट हेल्ड सेल, इट इज नॉट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इट इज नॉट इन्वेंट्री। बात समझ रहे हैं? अब इन्वेंट्री में से निकाल लूंगा, तो मैंने वो अदर स्टॉक डिस्ट्रीब्यूशन, वो कहीं निकल गया स्टॉक। आपने मार्केटिंग की कोई कैंपेन शुरू की है और पैकेजेस के बाहर आपने एक वो स्टॉल लगाया है और आपने वहां पे फ्री में शामियां खिलाना शुरू कर दी हैं K&N की, है ना। आपने कहा इंट्रोड्यूसिंग न्यू शामी, ठीक है, और वहां फ्री खिला रहे हैं लोगों को, ताकि लोगों को मार्केटिंग ही करनी है ना। अब ये किधर गए वैसे? ये किधर गई? ये बिक्री तो नहीं है, ये ज्यादा भी नहीं हुई है, कहीं तो गई है ना, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो गया कहीं पे। ठीक है, और कहाँ जा सकता है? चैरिटी कर दी है। आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था, किसी इवेंट पे आपने वो किसी ऑर्फनेज को उसमें से कुछ दे दिया, यानी स्टॉक तो पता नहीं कहाँ कहाँ आग लग गई तो यहाँ आ जाएगा, गिफ्ट कर दिया तो यहाँ आ जाएगा, ओनर घर ले गया तो यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि ये जो स्टॉक की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी कोई मैं लिस्ट नहीं बना सकता। अभी स्टॉक किधर किधर जाता है, तो जिधर आपका दिल करेगा उधर चला जाएगा। जिससे मैंने कहा, आपका दिल करेगा आप चैरिटी कर दें, आपका दिल करे आप फ्री में बांट दें, आपका दिल करे आप उसको अपने ही बिजनेस में चटपट के इस्तेमाल कर लें। ठीक है, आप तो कई जगहों पे उसको ले जा सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या करेंगे? तो यहाँ से डिडक्ट करेंगे, क्योंकि वो सेल तो नहीं हुआ ना। हम ढूंढ रहे हैं वो चीज जो सेल हो गई है। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, ओपनिंग इतने मेरे पास यूनिट थे, इतने मैंने और खरीद लिए, टोटल मेरे पास इतने यूनिट हो गए, इनमें से इतने बच गए, तो बाकी किधर गए? वो बिक गए होंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं, उसमें से इतने जल भी गए थे, वो भी निकाल दो। इतने मालिक घर ले गया था, वो भी निकाल दो। इतने गिफ्ट कर दिए थे, वो भी निकाल दो। इतनी चैरिटी कर दिए थे, वो भी निकाल दो। इतने मार्केटिंग में फ्री बेच दे दिए थे, वो भी निकाल दो। बाकी किधर गए? हाँ, वो बिक गए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको यूं लिख दिया, अदर डिस्ट्रीब्यूशन। वो और भी कहीं जहां भी गए, डॉक्टर को आप जाके फ्री सैंपल दे आते हैं, तो जनाब डॉक्टर साहब किसी पेशेंट से तजर्बा करो। तो इस तरह से अब अगर यही जो ऊपर हमने काम किया है, अगर आप इसमें यही जो नंबर हैं नीचे प्लग इन कर दें तो जवाब यही निकलेगा जो अभी 87,000 निकला हुआ है, 2,87,082 यही निकला आएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 16,000 का। 16,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 16,000 का। परचेज कितने की है? 3,60,000 की। तो 376 ऐसे ही बनाया कि 360 की परचेज थी और 16,000 का ओपनिंग था, तो 376 हो गया था। तो इसका मतलब है 3,60,000 की परचेज है, 16,000 का स्टॉक है। सोलह हजार का स्टॉक है, 3,60,000 की परचेज है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक 2,87,082 रुपये। फिर स्टॉक लॉस्ट कितने का हुआ? 5,081 रुपये का। और ड्राइंग हुई 25 से 40 की।
सॉल्व कर दें। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस अदर स्टॉक मूवमेंट, तो जवाब क्या है जी? 80497। आगे भी कुछ होगा? कितनी है? 80,497। 81,297। फर्क आ रहा है जी? ये नहीं 81,297 निकल रहा है? 81,297। ये वही है जो ऊपर वहां पे हमने 508 खरिया 1 से मल्टीप्लाई करके निकाला था। ठीक है, तो हम फिर रूटीन में क्या करते हैं अपने क्वेश्चंस में, ये तो चूंकि इन्वेंट्री का स्पेसिफिक टॉपिक है तो हम समझ रहे हैं कि असल में ये नंबर बन कैसे रहा है, ये ऐसे ही बना है, वो 508 रुपए से मल्टीप्लाई किए। लेकिन आमतौर पर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आप ऐसे ही कर लेते हैं, आप कहते हैं ओपनिंग प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग, जवाब आ गया तो आ जाएगा, ऐसे ही करते हैं जी। आप बताइए इलस्ट्रेशन नंबर 13, नाम क्या है उसका? ट्वेल्व। अच्छा, एग्जाम्पल 13 में इलस्ट्रेशन 13। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। ओके, अब ये जो सारा कुछ हमने किया था वेटेड एवरेज से, इसी को हम रीडू करते हैं FIFO से। ये जो वर्किंग हमने की है वेटेड एवरेज से, इसको अब हम परफॉर्म करते हैं FIFO से। FIFO की एजम्पशन क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। कितने, ये पहले तो मैं यही वर्किंग बनाऊंगा, मैं लिखूंगा कि जनाब पहले मैं यही करूंगा, कितना काम पहले मैं करूंगा, लिखूंगा इतने यूनिट आए, इतने आए, इतने आए, इतने आए, फिर उसमें अगर वर्किंग करूंगा लिखूंगा कि इतने यूनिट निकल गए, इतने यूनिट इधर गए, इधर गए, इधर गए, बच गए इतने यूनिट। ये यूनिट वाला काम तो ऐसे ही होना है। अब आगे इसके पैसों का हिसाब किताब FIFO के तहत करना है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो पहले आया वो पहले बिक गया, तो जो यूनिट बच गए हैं वो कौन से बचे हैं? तो सबसे आखिर वाले हैं वो बचे हैं। कुल कितने यूनिट है जो हमारे पास बचे हुए? 565। ये कौन से यूनिट आखिर, अगर आप गौर करें तो आखिर कौन से यूनिट है? इस 200 में से तो 100 वापस आ गए थे, तो यहाँ पे कितने यूनिट हैं? 100। तो 565 में से 100 ये वाले हैं। अच्छा, और 300 ये वाले हैं, 400 हो गए, और 165 इसमें से। तो मुझे पता चल गया कि FIFO में स्टॉक निकालने का मतलब ये है कि जो 565 यूनिट बचे हैं ये सबसे आखिर वाले बचे हैं, सबसे आखिर से मैंने 565 यूनिट पकड़ लिए, तो ये मिला के तीनों 565 बन गए। तो इसका मतलब है 100 यूनिट 400 वाले हैं, 300 यूनिट 700 वाले हैं, और 165 यूनिट 300 वाले हैं। तो यही वर्किंग बना के हमने लिख लिया 165 वाले 300 के हैं, सॉरी ये 700 रुपए के हैं, और 100 यूनिट जो हैं वो 400 के हैं। इसका क्या जवाब है? सॉरी,
कॉस्ट ऑफ स्टॉक निकलेगी। FIFO इज सिंपल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बचा कौन सा? आखिर वाला, आखिर वाले की वैल्यू उठा ली। ठीक है, अभी सवाल ये पैदा होता है कि शॉर्टेज को क्या वैल्यू लगेगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है तो शॉर्टेज को क्या वैल्यू लगेगी, ड्राइंग को कौन सी वैल्यू लगेगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यही मतलब है कि वो पहले निकल गया। पहले कब निकला है, कब निकला है, यानी शॉर्टेज हुई है तो कब निकली है, पता नहीं कब निकली है। मुझे मतलब मैं कहता हूँ जी मैंने साल बाद हिसाब लगाया तो 50 यूनिट शॉर्ट है। अब पता नहीं जनवरी में शॉर्ट हुए थे या नवंबर में, जुलाई में हुए थे, कब हुए थे अल्लाह जाने, पता नहीं कब हुए थे। हमने एजम्पशन लेनी है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार जो पहले आया वो पहले बिक गया, तो जो शॉर्टेज हुई होगी वो आखिर में हुई होगी, जो ड्राइंग हुई है वो आखिर में हुई होगी, और फिर उसके बाद स्टॉक बच गया होगा। तो स्टॉक से इमीडिएटली पीछे वाले जो यूनिट हैं वही शॉर्टेज होगी, वही ड्राइंग होगी। तो स्टॉक से इमीडिएटली पीछे वाले यूनिट कौन से हैं? ये है 100, 300, 165। इसके इस 165 से इमीडिएटली पीछे यूनिट कौन से हैं? 35 जो इसमें से बचे हुए हैं। इसका मतलब है वो जो 5 यूनिट की ड्राइंग और 10 यूनिट की शॉर्टेज है वो 15 यूनिट कहाँ से हैं? वो इसमें से हैं। किस रेट वाले? 300 के रेट वाले। तो मैं उनको ड्राइंग को 300 का रेट लगा दूंगा, शॉर्टेज को भी 300 का रेट लगा दूंगा। ओके। अच्छा, बाज का ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि शॉर्टेज कब हुई, हमें पता नहीं है किस दिन हुई है, हमें एग्जैक्ट पता है भाई शॉर्टेज है। क्यों? हम तो रोज हिसाब लेते हैं, हम तो रोज दुकान बंद करने से पहले कारीगर से हिसाब लेके जाते हैं। आज कल तो कोई शॉर्टेज नहीं थी, परसों भी कोई शॉर्टेज नहीं थी, उससे पीछे भी कोई शॉर्टेज नहीं थी, आज शाम को शॉर्टेज निकली है। इसका मतलब ये तो मुझे एग्जैक्ट पता लग गया ना कि आज की शॉर्टेज है। तो फिर ये मुमकिन है कि मैं उसको आज के दिन पे खड़ा होकर देखूं कि शॉर्टेज कौन सी वाली हुई है। फिर जब स्पेसिफिक डेट मुझे मिल जाए, फिर मैं उस शॉर्टेज को उस स्पेसिफिक दिन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकता हूँ कि भाई आज के दिन में ये माल आया था, परचेज किया था, इसमें से शॉर्टेज हुई है, तो उसको मैं वो वाला रेट लगा सकता हूँ। ऐसे ही आज ड्राइंग मैंने फलाने माल में से की है, एक बड़ा अच्छा कहीं से चीजें आ गई, आपने कहा तो बहुत बढ़िया चीज है, कर भी कर दिया, बड़ा सुथरा गोश्त आया है, जरा कर भी दिया। अब नाउ आई नो आइडेंटिफाइड, भाई ये वाला माल है जो ड्राइंग हुआ है, तो फिर उस वाले माल का रेट लगा देंगे। नाउ अब हम एजम्पशन नहीं ले रहे, अच्छा यार जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट सेल हो गया होगा तो जो आखिर में आके शॉर्टेज हो गई, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। नाउ वी नो द एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट आइटम, तो फलां वाली परचेज में से हुई है शॉर्टेज, तो मैं वो फलां वाली परचेज का रेट लगा दूंगा। अब तो हमने एजम्पशन पे लिया है, तब मैं वो स्पेसिफिक रेट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो सकता है। बहरहाल फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों में कैसे इन्वेंट्री की वैल्यू निकाली जाती है अंडर द पीरियोडिक मेथड, ये सारी बात आज हम तफसील से दोबारा देखी। साथ हमने एक नई चीज एनआरवी पढ़ी, और एक और चीज हमने देखी कि आप इस तरह से एक स्टेटमेंट बना के भी कंप्यूट कर सकते हैं। आइए पीरियोडिक में भी यही काम करते हैं। ओपनिंग स्टॉक 16,000, परचेजेस 3,60,000, क्लोजिंग स्टॉक। अब हमने फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक निकाला हुआ है, 2,99,500। दो लाख 99,500। शॉर्टेज को वो 300 रुपये वाला रेट लगाया हमने, और इसको भी 300 वाला रेट लगाया है। तो शॉर्टेज 10 यूनिट से शॉर्टेज की शायद, तो 300 के हिसाब से 3,000 रुपये के हो गए, और 5 यूनिट से ड्राइंग किए तो 300 के हिसाब से 1,500 के हो गए। ले जी, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल दो।
3 76 76 500 76 75 72। ओके, अब अगर गौर करें तो अंडर दी वेटेड एवरेज पीरियोडिक आपकी कॉस्ट ऑफ सेल निकली है 81,000 की, और अंडर दी फाइफो पीरियोडिक निकली है 72,000 की। स्टॉक है जो बच गए है जी 580 है। चले हमसे पूरा सवाल 565 नाल ਅਸੀਂ कर लिया, एज्यूम के 565 है। अगर वो 580 था तो पूरा सवाल भी उसके अकॉर्डिंगली हुआ होता। 565 है हमारे सवाल में, ठीक है। नहीं मुख्तलिफ टाइम पे, लेकिन हमने अज्यूम क्या किया कि जो माल बचा नहीं बचा हुआ 2 और 5 रहेंगे, ये जो आ जाएंगे 5 मिनट जल गए हैं वो कौन से हैं? ओके, अब वो जो सवाल कल मैंने आपको दिए थे दोबारा से वही